नमस्कार दोस्तों। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसान को हम अन्नदाता मानते हैं। जो किसान तपती हुई धूप, तेज बारिश, तूफान सब में अपने खेत में लगा रहता है और उसी मेहनत के कारण हमारी थालियों में खाना पहुँचता है। लेकिन इसी अन्नदाताओं को आपने आजकल बहुत से टीवी, न्यूज़पेपर, अखबार में अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाई हुई फल, फूल, सब्जियों को सड़क पर डंपिंग करते हैं। और ऐसा सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है। यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा सब जगह यही हालत है। और इसका मेन कारण है अनाज माफियाओं के द्वारा किसानों को उनकी धान का पर्याप्त रुपये ना मिलना। कभी किसान को 2 रुपया तो कभी 1 रुपया। और कभी कभी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक होती है कि किसान को उतना पैसा भी नहीं मिल पाता है जितना पैसा वो अपने फसल को लगाने में और गाड़ी से मंडी तक अनाज लाने में करता है। इसका मुख्य कारण है बहुत से किसानों के पास कोल्ड स्टोरेज का नहीं होना। क्योंकि टमाटर, आलू जैसी सब्जियां, फल और सब्जियां, इन सब्जियों को आप ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, वरना ये थोड़े टाइम बाद में ये सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं और इनकी बदबू आती है। और ये बात हमारी अनाज माफियाओं को अच्छे से पता है, इसलिए वो सीधे सीधे इनको कहते हैं इतने में बेचना है तो बेच, वरना यहाँ से निकल। तो ऐसे में हमारे किसान घबरा कर कभी बेच देते हैं और कभी कभी हालत इतनी बुरी होती है कि किसान कहते हैं जाओ, हमें तुम्हें बेचना ही नहीं है। तो किसान खुद सड़कों पर आकर इसको डंपिंग कर देते हैं। बहुत से किसान इसको झेल लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसका रिजल्ट सुसाइड तक चला जाता है। और ऐसा ही कुछ 1946 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के डेयरी फार्मर्स के साथ हो रहा था। वहाँ पर भी मिडल्समैन और गवर्नमेंट के द्वारा उनके दूध के पूरे पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तो वहाँ के किसानों ने हार न मानते हुए 1500 से ज़्यादा किसानों ने 15 दिन की एक स्ट्राइक प्लान की, बाय द फार्मर्स और फॉर द फार्मर्स। और इस स्ट्राइक का उन्होंने स्लोगन रखा, दूध आपू छोकरा नु लाहू, आपू बराबर चाहे दूध अपाई नहीं। जिसका मतलब होता है कि दूध को सेल करना मतलब हमारे बच्चों के ब्लड को सेल करना है और हम ये दूध इतने कम दाम पर आपको नहीं बेचेंगे। और जिस ऑर्गेनाइजर को उन्होंने बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर निकल चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे बड़ी और दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डेयरी फार्म अमूल की। बोलो क्या देगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, असली बटर के साथ अमूल बटर। Amul, a trendsetter in the dairy industry of India for more than 70 years, is a household name. Dr. Kurian's dream and vision for Indian dairy has made India one of the largest producers of milk in the world. तो क्यों हमारी ये 1946 के गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे? कौन थी ऐसी कंपनी जो इसे अपने दूध के पर्याप्त पैसे नहीं दे पा रही थी? इसके लिए अपन थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। एक फारसी एंटरप्रेन्योर पिस्तूलजी ईदुलजी दलाई, उन्होंने कॉफ़ी ग्राइंडिंग की एक मशीन खोली और एक दुकान में सेटअप किया। और ये कॉफ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि सन 1909 तक आते आते ब्रिटिश ऑफिसर्स की सबसे पहली पसंद बन गई थी, क्योंकि इस कॉफ़ी को उन्होंने फ्रेंच टेस्ट के आधार पर बनाया था। और ये कॉफ़ी भारत के उन इलीट ब्रिटिश ऑफिसर्स और इलीट सोसाइटी को पहुंचाई जा रही थी। लेकिन सन 1910 में किसी ब्रिटिश अधिकारी ने बताया कि ब्रिटिश आर्मी को जो मक्खन की सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और यहीं से सन 1910 में गुजरात के कैरा डिस्ट्रिक्ट, जिसे आज हम खेड़ा के नाम से जानते हैं, वही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन किसानों के ऊपर 2 से 3 गुना लगान लगाई जा रही थी, जबकि वहां अकाल पड़ा था। प्लेग जैसी महामारी के कारण लोग अपना पेट तक नहीं चला पा रहे थे। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अकाल के टाइम वहाँ से 2 से 3 गुना लगान वसूल करना चाहा। लेकिन इस सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हार मानी। इंडियन फार्मर्स की 2 से 3 साल के लिए लगान को माफ़ कर दिया गया। इसकी बात हम किसी बाकी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं हमारी कहानी में। 1910 में जब एक पोल्सन ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की और मक्खन बेचना स्टार्ट किया, तो सन 1930 तक आते आते पोल्सन ने भारत का सबसे पहला आधुनिक डेयरी प्लांट सेटअप किया आनंद नाम की एक जगह पे। और सन 1945 तक आते आते ये पोल्सन मक्खन की जो प्लांट और डेयरी थी,
इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 3 मिलियन पाउंड के आसपास पर ईयर। और उसी टाइम बॉम्बे मिल्क स्कीम चलाई गई, जहाँ पर बॉम्बे स्टेट के जो भी गवर्नर थे, हालांकि उस टाइम बॉम्बे स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बनाया गया था, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमारे पास मिल्क की सप्लाई चाहिए और कौन होगा जो हमें मिल्क की सप्लाई देगा। और भाग्यवंश पॉल्सन की कंपनी को गुजरात के कैड़ा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स के दूध का टेंडर मिला। शुरुआत में कंपनी बहुत अच्छी थी, कंपनी ने बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन ये मुनाफा ट्रिकल डाउन करके किसानों तक नहीं पहुंचा। मिडल्समैन ने इस मुनाफे को अपने पास रखा, वो किसानों से सस्ता दूध खरीदते और उसी को हाई प्राइस में बॉम्बे मिल्क स्कीम को बेचते। लेकिन जब ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगा तो गुजरात के कैरा डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको दूध के अनफेयर प्राइस मिल रहे थे, ना ही वे दूध को सीधे गवर्नमेंट के पास भेज रहे थे। क्योंकि पॉल्सन इस टाइम इतना बड़ा हो चुका था कि उसने बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए थे, जिससे कोई भी किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट को दूध बेच ही नहीं सकता। और यही से किसानों में एक आक्रोश और एक असंतोषजनक भावना थी, और यहीं से शुरुआत हुई हमारे अमूल्स के रूट्स की और अमूल के ही एक जननायक त्रिभुवनदास पटेल की, जो हमारी कहानी के पहले हीरो हैं। यही से वो एंट्री करते हैं। त्रिभुवनदास पटेल कोई आम आदमी और कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। महात्मा गांधी जी के साथ सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, जिसके तहत उन्हें जेल जाना पड़ा। सिविल डिसोबियंस, रूरल डेवलपमेंट और अनटचेबिलिटी जैसे आंदोलन में महात्मा गांधी जी के एकदम कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रहे। और इन्हीं त्रिभुवनदास जी पटेल की गाइडेंस में वहाँ के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने का प्लान बनाया। और जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने सबसे पहला शब्द यही कहा, एकत्रित हो जाइए, यूनाइट हो जाइए और खुद का कॉरपोरेशन बनाइए और उस कॉरपोरेशन के तहत आप दूध बेचिए। और अगर आपका दूध ब्रिटिश गवर्नमेंट ना भी खरीदें, जिसके चांसेस पूरे थे, तो आप धरने पे बैठ जाइए और आंदोलन करिए, और जो भी आपका दूध है उसको आंदोलन के तहत सड़कों पे डंपिंग करिए। हालांकि इसमें किसानों के भी नुकसान थे, लेकिन एकमात्र यही रास्ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट और पॉल्सन की नीतियों के खिलाफ किसानों को आंदोलन करने का। और इसके साथ साथ उन्होंने मोरारजी देसाई को इस संगठन की जिम्मेदारी दी, जिसके तहत किसानों ने बॉम्बे मिल्क स्कीम के दूध की सप्लाई को कट किया और आंदोलन के तहत अपने दूध को सड़कों पर डंपिंग कर दिया, जिसके तहत बहुत ही कम टाइम पे जब बॉम्बे मिल्क स्कीम को दूध की सप्लाई नहीं दी जा रही थी, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ ही टाइम में हार मारकर किसानों को उनको सहकारी पंजीकरण की इजाज़त दी। और यहीं से शुरुआत हुई कैड़ा डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की, जिसका स्लोगन था फॉर द फार्मर्स बाय द फार्मर्स। त्रिभुवनदास जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने अध्यक्ष बनते ही बिना किसी देरी के गांव-गांव पैदल जाकर किसानों को जोड़ा और उन्होंने स्लोगन दिया, एक व्यक्ति एक मत, जिसके तहत इसमें धर्म जाति की कोई जगह नहीं होगी, ना कोई अमीर की जगह होगी, ना कोई गरीब की जगह होगी। सभी किसान बराबर है और सभी किसानों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, जिसके तहत त्रिभुवनदास जी पटेल ने एक 3 लेयर स्ट्रक्चर खड़ा किया, विलेज डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोसाइटी, जिसके तहत उसी दिन किसानों से दूध लिया जाएगा और उसी दिन उसका भुगतान किया जाएगा, जिसके तहत आज लगभग 3.6 मिलियन किसान इससे जुड़े हैं। दूसरा था मेंबर यूनियन, जो एक जिला स्तर पर बनाया जाएगा जहां पर प्रोसेसिंग प्लांट होगा। और तीसरा होगा इसकी फेडरेशन। हालांकि ये बाद में बात है, लेकिन आज हम अमूल के जो स्ट्रक्चर है इसी पे आधारित है, जहां पर आपके गांव से दूध को ले जाया जाता है और उसको एक मेंबर यूनियन एक फिक्स होता है अमूल का डेयरी प्लांट वहां पर। और इसके साथ ही दिसंबर 1946 वो दिन था जब कैड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड को रजिस्टर्ड किया गया। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 जहां पर हमारे देश को अंग्रेजों की दास्तान से आज़ादी मिली और वहीं पर कैड़ा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर को आज़ादी मिली इकोनॉमिक्स क्राइसिस की। उन लोगों की वो सारी प्रॉब्लमें अब ख़त्म होती जा रही थी। उन लोगों को अब अपने एक उम्मीद की किरण दिख रही थी इस मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड में। और इससे न केवल गुजरात के कैड़ा डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा था, बॉम्बे मिल्क स्कीम को भी दूध बहुत सस्ते दामों में मिल रहा था। जहां पहले पॉल्सन की कंपनी बीच में ही एक दलाल का काम करते हुए दूध के प्राइस को बढ़ा देती थी, लेकिन अब किसानों का दूध सीधा गवर्नमेंट के पास पहुंचा जा रहा था।
और इसके बाद जून 1948 में आते आते अमूल डेयरी ने अपने पोस्चुराइजेशन प्लांट को भी स्टैब्लिश कर लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, पोस्चुराइजेशन एक टेक्निक होती है जिसके तहत दूध की गुणवत्ता और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। इस पोस्चुराइजेशन के मेथड में दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है, जिससे दूध में जो भी हानिकारक बैक्टीरियाज हैं उनको निकाला जा सके, दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और दूध की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो डॉक्टर वर्गेय कुरेन की, जो आधुनिक अमूल डेयरी के पिता और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। हालांकि ये टाइटल बहुत बड़ा है, लेकिन उस टाइम पर ये फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन मात्र 29 साल के एक बालक थे और उन्हें इस डिस्ट्रिक्ट में सरकार के बॉन्ड के तहत पोस्ट दी गई थी, क्योंकि जो डॉक्टर वर्गेय कुरेन है वो यूएसए से आए थे, मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वो सरकार की दी हुई स्कॉलरशिप के तहत पढ़ने गए थे। और जब भी वो इंडिया में आए तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप सरकार के पैसों पे पढ़े हो, सरकार के पैसे पे बाहर देश घूमे हो, तो कुछ तो ऐसा काम करें जिससे आप सरकार के फ़ायदेमंद हो। तो इसके कारण उसको गवर्नमेंट बॉन्ड के तहत वहाँ उनको पोस्टिंग दी गई थी। लेकिन डॉक्टर वर्गेय कुरेन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका रूरल लाइफ, मिल्क, डेयरी प्लांट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ये जॉब उतना भी बुरा नहीं लग रहा। 20,000 रुपए सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। अबे यही एज है, मौका मिला है, कर ले एडवेंचर। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर, नहीं देखना रूरल इंडिया। लेकिन इस टाइम तक जाते जाते अमूल की जो आधुनिक डेयरी प्लांट्स थी उनको भी बहुत सारी आधुनिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ पर वो किसानों से दूध लेते, लेकिन वो किसानों से दूध उनके प्लांट तक आते आते बीच में ही खराब हो जाता। नो इफेक्टिव मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट था, ना ही उनके पास कोई साइंटिफिक प्रिजर्वेशन था दूध को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। और इस टाइम जब डॉक्टर त्रिभुवन दास डॉक्टर वर्गेय कुरेन से मिले और डॉक्टर वर्गेय कुरेन ने बताया कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, मैं जा रहा हूँ, तो उस टाइम डॉक्टर वर्गेय कुरेन ने एक आज की फिल्म की स्क्रिप्ट के तहत उन्हें जाने से रोका और उन्होंने बोला डोंट नॉट गो, वी नीड यू स्टे एंड हेल्प अस बिल्ड समथिंग फॉर फार्मर्स। तो यहीं से डॉक्टर वर्गेय कुरेन ने गवर्नमेंट पोस्ट से रिजाइन दे दिया और वहाँ के गाँव में जाकर सीधे ही कैरा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को ज्वाइन किया, उनकी दिक्कतों को समझा। और इसी के बाद डॉक्टर वर्गेय कुरेन ने 1951 में SNF सॉलिड नॉट फैट टेस्टिंग इक्विपमेंट का इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हम फैट जांचने वाली मशीन कहते हैं। और सन 1952 से लेकर 1954 तक कुरियर ने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर, क्योंकि उस टाइम तक आते आते डेयरी प्लांट के दूध की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि बॉम्बे मिल्क स्कीम इस दूध को कंज्यूम ही नहीं कर पा रही। तो डॉक्टर वर्गेय कुरेन ने सोचा कि कुछ तो ऐसे अलग प्रोडक्ट ज़रूर बनाए जाएंगे जो इस दूध को सही इस्तेमाल किया जा सके, जिससे दूध की स्टैंडर्डाइजेशन और उस दूध की इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और वहीं पर डॉक्टर वर्गेय कुरेन अपने बचपन के और कॉलेज के साथी HM दलाया, जो एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया एक ऐसा मेथड जिससे दूध से सीधा पाउडर बनाया जा सके। और यहीं से बनाया भारत का न केवल विश्व का सबसे पहला बफेलो मिल्क शेक पाउडर, और इस्टेब्लिश की एशिया की उस टाइम की सबसे बड़ी डेयरी, जिसकी कैपेसिटी थी 1 लाख लीटर पर डे। और उस डेयरी का उद्घाटन उन्होंने एक स्पेशल मौके को चुना जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर इसका उद्घाटन हुआ। और उस उद्घाटन में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ वहाँ पर उन्होंने अटेंड किया। और जब इतने सारे डेयरी प्रोडक्ट को एक साथ बाजार में लाया गया तो उन्हें किसी न किसी ब्रांड के अंदर तो बेचना पड़ेगा। तो उसी टाइम सबसे पहले इन लोगों ने अमूल शब्द को काम में लिया, जो संस्कृत के शब्द अमूल्य से बनता है। और कोइंसिडेंस की बात तो ये थी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के जो पहले 4 लीटर थे वो भी अमूल ही थे। और इसके आगे जब 1955 में डॉक्टर वर्गेय कुरेन ने एक ऐसी कोल्ड चेन स्टैब्लिश की 24 आवर के अंदर, जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गई। उस कोल्ड चेन में सब, और यही कोल्ड चेन आज तक हमारे देश में चलती आ रही है, जिसमें पहला स्टेप्स था कि फ्रेश मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ट्वाइस ए डे, मतलब भारत के किसानों से एक दिन में 2 बार दूध को कलेक्शन किया जाना चाहिए।
दूसरा था कि उनको टेस्ट करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए आनंद डेयरी में। और तीसरा है कि उन मिल्क को पोस्चराइजिंग टेक्निक के अंदर से गुजारा जाना चाहिए जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके और उनको एक हाई एफेक्टेड बोतल में भर देना चाहिए। चौथा था कि उनको इंसुलेटेड टैंकर्स, मतलब अगर आपको सप्लाई करनी है तो आपको इंसुलेटेड टैंकर्स में उस दूध की सप्लाई की जानी चाहिए। और पांचवा था कि इस स्टेप्स के अंदर मिल्क 24 घंटे के अंदर अर्बन इलाकों में सप्लाई किया। 1957 के अंदर आंदे मिल्क में जो अमूल डेयरी ब्रांड है उसको रजिस्ट्रेशन करवाया गया। याद रखिए 1955 में इसको सबसे पहले काम में लिया था 53-55 में, लेकिन 57 तक आते आते इस अमूल के ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा दिया गया, इसके नाम पर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा। और 1966 तक आते आते जिस अमूल गर्ल से आज हम फेमिलियर है उसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके इंट्रोड्यूस करने का कारण था पोल्सन की अमूल गर्ल के रिस्पॉन्स में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पोल्सन पूरी तरीके से बंद हो गया था। पोल्सन अभी भी मार्केट में बटर को सेल कर रहा था और जिसके रिस्पॉन्स में 1966 में डॉक्टर स्टाइलवेस्टर कुन्हा ने अमूल गर्ल को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया। और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर वरघई कुरेन से पूछा कि क्या हम इस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो भी रेप्लिका है उसको पूरे देश में लगा सकते हैं क्या? और इसी से 1965 में शुरुआत होती है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्रांड की। और इसी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्रांड ने 1968 में आते आते लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। और इसी की अगुवाई में 1970 में दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट डेवलपमेंट डेयरी प्रोग्राम, जिससे मिलियंस ऑफ किसानों की लाइफ को अपलिफ्ट किया, मिलियंस ऑफ किसानों को गवर्नमेंट की पॉवर्टी रेखा से बाहर निकाला। और एक ऐसा देश जिसको दूध डेफिशिएंट कहा जाता था उसको दुनिया का सबसे बड़ा लार्जर प्रोड्यूसर बना दिया मिल्क में। और यही थी 1970 की श्वेत क्रांति। और यहीं से फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वरघई कुरे को कहा जाने लगा। और इसके तहत 1998 में आते आते इंडिया ने अमेरिका को भी दूध प्रोडक्शन के मामले में पीछे कर दिया गया था। और ये जो आप कहानी सुने हैं अमूल की, ये कहानी है अमूल के सक्सेस की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों के सक्सेस की कहानी है जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया। उन 1500 से भी ज़्यादा किसानों की कहानी है जिन्होंने इनिशियली आकर स्टेप उठाया और गवर्नमेंट और पॉलिसन की नीतियों के खिलाफ कदम उठाए। कुरियन यही नहीं रुके, कुरियन ने अमूल को सरकारी दफ्तरों और बाबू से भी प्रोटेक्ट किया। और इसी के कारण आज तक अमूल जैसी बहुत बड़ी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं हो पाई, जो बिना किसी फॉरेन इन्वेस्टर के आज भी दुनिया के बड़े बड़े डेयरी प्लांट से लड़ रहा है और दुनिया का लगभग 8वां सबसे बड़ा डेयरी प्लांट बन चुका है। आज के दिन अमूल अपने मैनेजिंग डॉक्टर जयंत मेहता के डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है। लगभग 36 लाख से ज़्यादा लोग किसानी से जुड़ चुके हैं। 8.4 मिलियन लीटर पर डे दूध की कैपेसिटी है उनकी और 4.7 मिलियन लीटर पर डे दूध कलेक्शन होता है भारत के अलग अलग किसानों से। और इस अमूल की इंस्पायरिंग स्टोरी को दिखाया है मंथन में, जहाँ पर इस अमूल की कहानी की एक एक स्टेप को उन लोगों ने वेरीफाई किया है। तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह मिल जाएंगे। सब जाति के लोग मेंबर बन सकते हैं और सबको बराबर के और आज हमारे देश में लगभग 1278 से भी ज़्यादा विलेज लेवल कॉरपोरेटिव ब्रांड बनाए जा चुके हैं। और इस मूवी की एक खास बात ये थी कि इस मूवी को श्याम बेंगाल के डायरेक्शन में बनाया गया था, लेकिन उनके पास इतना फंड भी नहीं था। तो गुजरात के किसान 5 लाख किसानों ने करीब 2 रुपये का योगदान देके 10 लाख रुपए की फंडिंग बनाई थी। और इसके बाद इस मूवी को रिलीज किया गया था। और 1977 तक आते आते इस मूवी को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के इंडियन किसानों के पास ऐसा कोई कॉरपोरेटिव नहीं है। उनके पास ना ही डॉक्टर वरघई कुरेन और त्रिभुवन दास जैसे आगे की सोच रखने वाले आदमी हैं। आज भले ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉरपोरेटिव बना गए हैं, एमएसपी बनाई है, लेकिन इन सुविधाओं को आज तक भारतीय किसानों के पास पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। इसलिए आज हमारे भारत के किसान अपनी फसलों को सड़कों पर डंपिंग करते हुए नजर आएंगे। वो न चाहते हुए भी इसे डंपिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका बराबर प्राइस मिल ही नहीं पा रहा है।
उम्मीद है कि आप इस कहानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। उम्मीद है कि भारतीय गवर्नमेंट इस वीडियो को देख रही होगी और वो फिर से एक ऐसा कॉरपोरेशन बनाए जो दुनिया के लिए एक लेसन्स का काम करे, और एक ऐसा कॉरपोरेशन ज़रूर बनाए जिसे हमारे भारतीय किसान, अरे वो किसान जो अन्नदाता है, जो जिसकी एक एक मेहनत की कतरे की बूंद से अपन रोज़ की शाम का खाना खा पाते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की थाली में भी भोजन इसी अन्नदाता के हाथों से जाता है। तो प्लीज़ ऐसा कॉरपोरेशन बनाएं, और प्लीज़ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई ना कोई ऐसा हो जो मोटिवेशन लेकर डॉक्टर वर्घे कुरेन, डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल और उन किसानों के मोटिवेशन लेकर ऐसा काम ज़रूर करें जिससे एक कॉरपोरेशन बने और किसानों को अपने फसलों को सड़कों पर डंपिंग ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।